नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज हम एक नया टॉपिक लेंगे। उस टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। यूपी ट्रिपल एस सी को ले लो या फिर यूपी टेट ले लो, सुपर टेट ले लो, या फिर क्या नाम है कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में ये हेल्प करता है। तो आज हम नया टॉपिक लेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और अलग अलग पार्ट में हम लेंगे। तो पहला इसका पार्ट है हमारा उदारवादी युग, फिर दूसरा पार्ट है हमारा उग्रवादी युग और तीसरा पार्ट हमारा है गांधीवादी युग, ठीक है। तो पहले हम टॉपिक लेते हैं उदारवादी युग। देखिए, उदारवादी युग क्या है? उदारवादी युग वो है जो सीधे साधे लोग होते थे, जो कि ज़्यादा लड़ाई भिड़ाई में नहीं पड़ते थे, देसी भाषा में अगर इसको बोलें हम। तो उदारवादी युग चलिए पढ़ते हैं। उदारवादी युग जो है वो 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक चला है, ठीक है। इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, मतलब नेतृत्वकर्ता का मतलब प्रमुख नेता, जो उदारवादी के प्रमुख नेता थे। उदारवादी देखो, उदारवादी नेता कौन कौन से थे उसको आज हम आपको बताते हैं। उदारवादी नेता देखो, पहला तो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सेकंड है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है मदन मोहन मालवीय और पांचवा है महादेव रानडे। देखिए, जितने भी हमारे नेता हैं ये सब 4-5 नेता जो भी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और महादेव रानडे, ये जितने भी नेता हैं हमारे, ये सब हमारे उदारवादी युग के प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए, इसके बाद हम लेते हैं दादा भाई नौरोजी। देखिए, दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग भी जानते होंगे, जिनको नहीं पता है वो आज जान लें कि दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और भारत में राष्ट्रीय आय का, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? सबसे पहले आकलन दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का। और इसके बाद दादा भाई नौरोजी ने धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वैसे ये तीनों चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी ने धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया, ठीक है। भारत के आर्थिक इतिहास पर रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, पहला टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। इसके बाद हम लेते हैं उग्रवादी युग। उग्रवादी युग क्या है? उग्रवादी वो नेता थे, उग्रवादी नेता वो थे जो कि बहुत ही जुझारू थे। हमारे जितने भी नेता थे जुझारू थे और क्या नाम है कि फुर्तीले थे, थोड़ा गुस्सैल थे, उस टाइप के लोग। तो उसमें हमारे जो नेता थे, प्रमुख नेता जी थे, ये नीचे दिए गए, हम बता रहे हैं अभी आपको। उग्रवादी युग देखिए, उग्रवादी युग क्या है? उग्रवादी युग 1906 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला। देखिए, हमारा उदारवादी युग क्या था? 1985 से लेकर के 1905 तक चला, ठीक है। 1905 से हमारा उदारवादी युग ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा उग्रवादी युग आया, वो 1906 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला, ठीक है। उग्रवादी युग के प्रमुख नेता कौन से थे? उग्रवादी युग के प्रमुख नेता थे हमारे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, ठीक है। तो हमारे ये प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक। अब इसमें हम क्या करते हैं, आर्य बांधव समिति का गठन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। आर्य बांधव समिति का गठन बाल गंगाधर तिलक ने किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जान लीजिए, ठीक है। और भारत स्वशासन समिति का गठन किसने किया? श्याम जी कृष्ण वर्मा। 1905 में इन्हें इंडिया हाउस की संज्ञा भी दी गई, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। जैसे आर्य बांधव समिति का गठन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। भारत स्वशासन समिति का गठन श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया। इसको इंडिया हाउस की संज्ञा भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हम इंडिया हाउस के संज्ञा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, इसको हम बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। बंगाल विभाजन को हम बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। यहीं से, बंगाल विभाजन से ही हमारी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि 1905 से बंगाल विभाजन जब हुआ था, यहीं से हमारी स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, हमारा स्वदेशी आंदोलन, इसकी शुरुआत भी हुई थी हमारी बंगाल विभाजन से, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्वदेशी बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। स्वदेशी बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। इसके बाद आगे हम आते हैं एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना कृष्ण कुमार मित्र, ये इसको भी ध्यान रखना आप।
अंजुमन मुहिब्बान वतन, ठीक है, अंजुमन मुहिब्बान वतन संस्था इसकी कहाँ थी? इसकी संस्था हमारी लाहौर में थी। इसके नेता जो थे वो अजीत सिंह थे, और अजीत सिंह ने ही भारत माता नाम का एक अखबार भी प्रकाशित किया था। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। भारत माता अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो वो हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह ने भारत माता का प्रकाशन किया था अखबार का, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं, हम एक सेकंड इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, आगे हम पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुई थी। और बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की थी? गुरुदास बनर्जी। ये इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना बंगाल में किसने की थी? तो वो है गुरुदास बनर्जी ने की थी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये देखना। आमार सोनार बांग्ला गीत, ये आमार सोनार बांग्ला गीत जो है, ये वाला आमार सोनार बांग्ला गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आमार सोनार बांग्ला गीत को किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी आपसे पूछ सकता है। और जो आमार सोनार बांग्ला जो रविंद्रनाथ टैगोर का ये जो गीत है वो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे किसी ना किसी एग्ज़ाम में पक्का पूछेगा, ठीक है, कि बांग्लादेश में आमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा था? तो वो उसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब आगे हम आते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो हम आगे आते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना, ये देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे को लेकर उदारवादी और उग्रवादी के बीच मतभेद हो गए। स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे को लेकर उदारवादी और उग्रवादी के बीच में मतभेद हो गए। और अब देखना, ये इम्पोर्टेंट है। और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच में, उग्रवादी के बीच में मतभेद हो गया 1907 में सूरत अधिवेशन में, और कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब हम आते हैं, इसी को हम गरम दल और नरम दल विभाजन के नाम से भी जानते हैं। जैसे गरम दल और नरम दल। देखिए गरम दल क्या होता था? गरम दल जो कि गुस्सैल थे, फुर्तीले थे, ठीक है, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, वो गरम दल के थे। और जो नरम दल थे वो सीधे साधे नरम दल के थे, वो अच्छे से सोचते थे, ज़्यादा लड़ाई भिड़ाई में मतलब नहीं पड़ते थे, अहिंसा के राह पर वो नहीं चलते, हिंसा के राह पर वो नरम दल वाले नहीं चलते थे। और जो गरम दल के जो नेता थे वो हिंसा के राह पर भी चलते थे, ठीक है। तो गरम दल कौन से थे? गरम दल हमारा था उग्रवादी युग, और नरम दल हमारा था उदारवादी युग, ठीक है। उसी को हम गरम दल और नरम दल विभाजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि अनुशीलन समिति का गठन 1902 में श्री पी मिश्रा और वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र चंद्र दत्त ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आया भवानी मंदिर किताब किसने लिखी थी? वरिंद्र कुमार घोष ने 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर किताब लिखी थी, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया इम्पोर्टेंट, ये देखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारा, एक सेकंड। ये गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाखना द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? तो वो है 1913 ईस्वी में। 1913 में सोहन सिंह भाखना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई, ठीक है। अब इसके बाद आ गया मुख्यालय, इसका कहाँ है गदर पार्टी का? तो वो है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। किसका? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी सोहन सिंह भाखना ने। अब आगे बढ़ते हैं 1913 में। अब ये देखिए 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन हुआ, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है गदर पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो वो है 1913 में। अब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, देखिए पिछली बार ये क्वेश्चन जो है वो 2020 यानी 19 के यूपी टेट के एग्ज़ाम में आया था।
कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो वो है 1916 ईस्वी में। ठीक है, यूपी टेट का एग्ज़ाम जब मैंने दिया था तब ये क्वेश्चन आया था कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसको। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो अब देखिए होम रूल लीग क्या है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो वो है 20 अप्रैल 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना 20 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो कि गांधी जी के गुरु थे। ठीक है, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि हम आगे गांधीवादी युग में पढ़ेंगे, जब गांधीवादी युग आएगा उसमें भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब आगे हम लेते हैं, ये एक नोट लिख लीजिएगा, ये उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मतलब टॉपिक से रिलेटेड ही है, लेकिन इसको आप याद रखना कि 1911 में पहली बार राष्ट्रगान दिल्ली में गाया गया था। तो क्वेश्चन ये कर सकता है कि पहली बार राष्ट्रगान कहाँ पे और कब गाया गया था। ठीक है, तो पहली बार राष्ट्रगान जो है वो दिल्ली में 1911 ईस्वी में गाया गया था। अब आते हैं रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट काला कानून है एक। ठीक है, जो काला कानून जो हमारे लोगों ने, हम जो हमारे पूर्वज थे हमारे, उन लोगों ने काला कानून, इसको काला कानून की संज्ञा दी रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट हमारा कब आया था, वो है मार्च 1919 में हमारा रॉलेट एक्ट आया। ठीक है, इसके बाद उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसका था, देखो आंदोलन को दबाने की कोशिश थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट लाने का मेन मकसद, मेन मतलब रीज़न था कि आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई थी। देखिए ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं कि बंगाल विभाजन, बंग भंग आंदोलन जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में चलाया गया था। ठीक है, जो बंग भंग आंदोलन जो 1905 ईस्वी में कर्जन द्वारा चलाया गया था। ठीक है, कर्जन द्वारा चलाया गया था, तो उसमें देखिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी हो गई थी। ये वही आंदोलन है जिसको दबाने की कोशिश की गई थी। कौन सा आंदोलन है, तो वो है स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी को दबाने की कोशिश की गई थी। इसमें क्या नाम है कि इस वाले क्या नाम है कि रॉलेट एक्ट से, काले कानून से उसी को दबाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड इसके बाद हुआ। जलियांवाला हत्याकांड बहुत ही निर्मम हत्याकांड था। जलियांवाला हत्याकांड जो पहले हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में हुआ था और इसमें जनरल डायर द्वारा ये कांड किया गया था। अब मैं देखो आपको स्टोरी के नुमा बताता हूँ इसमें हुआ क्या था। एक्चुअली इसमें हुआ क्या था कि सिख समुदाय जो है हमारा, सिख समुदाय वो वहाँ पे अमृतसर में एक अपना बैठे थे। उस दिन था बैसाखी का दिन। ठीक है, वो बैसाखी का दिन था, पंचायत बैठी हुई थी। तो जनरल डायर ने सोचा कि ये लोग एक बड़े आंदोलन की उसको क्या बोलते हैं, बड़े आंदोलन की बातचीत कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बड़े आंदोलन की बातचीत कर रहे हैं, तो जबकि वो आंदोलन को दबाने की कोशिश भी उसी टाइम की जा रही थी। ठीक है, तो जनरल डायर ने सोचा कि ये लोग बड़े आंदोलन की ये लोग एक प्लान बना रहे हैं बैठ के सब लोग। तो इसने क्या किया, पहले वार्निंग दिया, जब वो लोग नहीं माने तो इसने धुआंधार गोली चला दी। और उसमें हमारे इस कांड में क्या हुआ था, इस कांड में हमारे 379 लोग मारे भी गए थे और 1200 लोग घायल हुए थे। तभी बता रहे ये बहुत ही निर्मम हत्याकांड था, बहुत लोग इसमें मरे थे। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में जनरल डायर द्वारा किया गया था 13 अप्रैल 1919 में। इसके बाद हमारा मॉन्टेग्यू एक्ट, चेम्सफोर्ड जो कब हुआ, वो 1919 में आया। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड के देखिए, जलियांवाला जब हत्याकांड हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो उपाधि थी, एक नाइट की उपाधि थी रविंद्रनाथ टैगोर के पास में। जलियांवाला हत्याकांड के बाद में उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने वो उपाधि वापस कर दी। ठीक है, तो जलियांवाला हत्याकांड के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हत्याकांड की जांच के लिए 1919 में लॉर्ड हंटर ने एक आयोग का गठन किया। और कांग्रेस मतलब अंग्रेज़ों की तरफ से एक 1919 का जो कांड हुआ था, ठीक है, जलियांवाला कांड जो हुआ था, उसमें लॉर्ड हंटर ने एक आयोग बनाया अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड हंटर ने एक आयोग बनाया। लेकिन हमारे जो नेता थे कांग्रेस की जो उस समय कांग्रेस बढ़िया अच्छे लेवल पर चल रहा था, कांग्रेस के जो नेता थे वो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ठीक है,
यहाँ से इंडिया से भी समिति बनाई गई और अंग्रेज़ों की तरफ से भी एक समिति बनाई गई। अब इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं। नोट इसमें है कि भारत का पहला शिक्षा आयोग, ये कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो यूपी टेट और सुपर टेट वाले हैं ये इसको विशेष ध्यान रखें, और भी एग्ज़ाम वाले भी ध्यान रखें कि भारत में पहला शिक्षा आयोग हंटर कमीशन, भारत में पहला शिक्षा आयोग क्या हुआ था, हंटर कमीशन का गठन हुआ था। उसमें आया था 3 फरवरी 1882 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारा आ गया गांधीवादी युग। गांधीवादी युग 1919 से 1947 ईस्वी तक चला। ठीक है, इसमें गांधी जी का, इसमें देखिए अभी तक गांधी जी का जिक्र नहीं आया था, इन दोनों उसमें दोनों आंदोलन, दोनों युगों में गांधी जी का जिक्र नहीं आया था। अभी गांधी जी की एंट्री हो गई है। ठीक है, अभी जब गांधी जी की एंट्री हो गई, अब देखिएगा क्या क्या होता है। अभी सीन क्या है कि असली मज़ा तो अब होने वाला है। गांधी जी जब आ गए दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए, इसके बाद फिर जो हुआ वही फिर वो देखने लायक था। मतलब सुनने, हम लोग तो नहीं ऑब्वियसली देखे थे, लेकिन अब हम लोग किताबों से ज़रूर पढ़ते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। गांधीवादी युग 1919 से 1947 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था, देखिए मैं बताता हूँ, एक सेकंड पहले इसको मैं ऑन कर लूँ। हाँ, 1993 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, 1893 में ईस्वी को, 1893 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, फिर इसके बाद वो वापस कब आए, वो 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए। ठीक है, 1893 में देखिए दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कि गांधी जी अफ्रीका कब गए, तो वो है 1893। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए कब, तो वो है 1915 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन क्या है, सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। ये चीज़ हमेशा याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था, तो वो है सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, हिंद स्वराज ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये हमेशा पूछता है एग्ज़ाम में कि हिंद स्वराज ग्रंथ गांधी जी ने 1919 में लिखा था लंदन। उस समय 1919 में जब लंदन जा रहे थे गांधी जी, तो हिंद स्वराज ग्रंथ की स्थापना, मतलब ग्रंथ लिखा था, किसने लिखा था, ये गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, अब देखिए पिछली बार जो पढ़ा चुके हैं गोपाल कृष्ण गोखले वाला, ये हमारा आ गया कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन से थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन से थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जो साहब थे हमारे, वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जो कि हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे इसमें पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि 1915 में अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के किनारे, ठीक है, 1915 में अहमदाबाद में पास साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो वो गांधी जी ने की थी। 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो स्थापना की थी गांधी जी ने। ठीक है, इसके बाद गिरमटिया प्रथा। देखिए हम लोग जब मेन कभी किताबों में पढ़ लेते हैं, तो ये वाला जो तो क्वेश्चन है, जो गिरमटिया प्रथा, ये जल्दी मैंने लूसेंट वगैरह मैंने देखा नहीं है उसमें लिखा हुआ। ठीक है, तो गिरमटिया प्रथा जो थी वो एक विरोध था। किसका था विरोध, वो मज़दूरों के भर्ती किए जाने के संबंध में विरोध था। तो ये किसने किया था, ये गांधी जी ने किया था। ठीक है, गांधी जी ने मज़दूरों के भर्ती किए जाने के संबंध में एक विरोध किया था। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था गिरमटिया प्रथा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हमारा आ गया, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए किया गया था। एक सत्याग्रह था चंपारण में नील की खेती के लिए। तो ये कब हुआ था, अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के संबंध में 1917 में, अप्रैल 1917 में हुआ था। ठीक है, अब गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह कौन सा था। देखिए ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि गांधी जी के, एक सेकेंड कहाँ था, हाँ देखिए गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था, तो सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, अगर यही पूछा जाए कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह, ठीक है, पहला वास्तविक सत्याग्रह अगर पूछ ले तो वो कौन सा है, खेड़ा सत्याग्रह। कब हुआ था, 1918 ईस्वी में। ठीक है, गांधी जी ने खेड़ा गुजरात में कर नहीं आंदोलन चलाया। ठीक है, गांधी जी ने क्या हुआ था, एक आंदोलन चलाया था खेड़ा गुजरात। खेड़ा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। वहाँ पे एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम क्या था, कर नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी अधिवेशन। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी अधिवेशन दिल्ली 1919 में हुआ था। ठीक है,
इसके बाद हमारा आ गया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 1920 ईस्वी में। अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? गांधी जी ने की थी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आया रॉलेट एक्ट। ये हमारा आ गया, एक सेकेंड, हाँ इसका, हाँ देखिए इसका गांधी जी ने जो क्या नाम है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में की थी। इसका मेन रीज़न क्या था? इसका रीज़न जो था, उसका कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, जलिया कांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट और स्वराज, भारतीय स्वराज, ये मेन कारण थे इस आंदोलन की शुरुआत करने के, ठीक है। फिर इसके बाद हुआ हमारा चौरी चौरा कांड। इसी बीच में हमारा चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड क्या था? चौरी चौरा कांड एक क्या नाम है, फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर, यूपी गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा कांड, ठीक है। फिर स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किया था हमारा स्वराज पार्टी का गठन। इसके बाद नागपुर सत्याग्रह आंदोलन, नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 ईस्वी में हुआ। बंगाल का गुरु का बाग सत्याग्रह 1922 से 23 ईस्वी में हुआ। तारकेश्वर सत्याग्रह 1924 ईस्वी में हुआ। देखिए ये जितने भी सत्याग्रह थे ये पूरे देश में चल रहे थे, ऐसा नहीं किसी एक एरिया में। ये जितने भी सत्याग्रह चल रहे थे वो पूरे देश के कोने कोने में चल रहे थे, ठीक है। जैसे वायकॉम सत्याग्रह जो था वो 1924 से 25 के बीच में चल रहा था। किस एरिया में चल रहा था? वो केरल के एरिया में चल रहा था, ठीक है। देखिए इधर गुजरात में भी आंदोलन हो रहे थे, और क्या नाम है कि गोरखपुर यूपी में भी आंदोलन हो रहे थे, साउथ साइड केरल में भी, पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे। तो वायकॉम सत्याग्रह जो था 1924 से 1925 केरल में हो रहा था उस समय। अब हमारा आया एक बेलगांव अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा कभी कभी पूछ लेता है। बेलगांव अधिवेशन दिसंबर 1924 में एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन बदल के भी पूछ सकता है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो वो है बेलगांव अधिवेशन। और गांधी जी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो वो है बेलगांव अधिवेशन 1924, दिसंबर 1924। इसके बाद हमारा काकोरी कांड हो गया। तो काकोरी कांड क्या है? एक टाइप की वो ट्रेन डकैती थी। देखिए करंट अफेयर जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें काकोरी कांड का नाम चेंज कर दिया गया। एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है कि उसका नाम क्या है, ठीक है। तो काकोरी कांड क्या है? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी के हुआ था। हुआ क्या था? इसमें एक ट्रेन डकैती हुई थी काकोरी में, उसी को हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। 9 अगस्त 1925, याद रखना। नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति कब हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति 1928 ईस्वी में की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। जिन्ना ने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया तो मार्च 1929 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो वो है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह हमारा कब हुआ? 1928 में। 1928 को सफलता के बाद महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो ये भी पूछ सकता है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो वो कौन है? बारदोली सत्याग्रह की जो महिलाएं थी। देखिए बारदोली सत्याग्रह एक टाइप का किसान आंदोलन था, किसान सत्याग्रह था। इसमें महिलाओं क्या नाम है कि सरदार पटेल जो थे वो किसानों की तरफ खड़े हुए थे। तो वहाँ की जो महिलाएं थी बारदोली की, वहाँ के उन्होंने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की इसमें मांग की गई थी। किसने मांग की थी? पंडित नेहरू ने इसकी अध्यक्षता भी की थी और मांग भी की थी। लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसके बाद हमारा आ गया गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये याद रखना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हमारे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रखना, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा 12 नवंबर 1930 ईस्वी से लेकर के 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वो 7 सितंबर 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और ये एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था।
तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछ देता कभी कभी कि गांधी जी वह कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया है, तो वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। वो कब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब चला? वो 7 सितंबर 1931 ईस्वी में। अब आगे आते हैं हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हमारा 17 नवंबर 1932 में लंदन में हुआ था। ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता क्या है? देखिए, गांधी इरविन समझौता एक इरविन नाम का एक अंग्रेज़ था और गांधी जी, इन दोनों लोग के बीच में एक समझौता हुआ। वो कब हुआ? इसको हम गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। वो हुआ 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अच्छा, एक्चुअली में वो गांधी इरविन समझौता हुआ किस लिए था? वो गांधी इरविन जो समझौता था वो गोलमेज में सम्मेलन में जाने के लिए था। एक्चुअली वो गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा था उसमें गांधी जी शामिल नहीं हो रहे थे। तो इरविन आया, उस समय गांधी जी जेल में थे। तो उस समय गांधी जब जेल में थे तो इरविन आया गांधी जी से बात करने के लिए। उसी को हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अच्छा, वो आया क्यों था? वो गांधी जी से मिलने इसलिए आया था कि इंडिया से भी कोई होना चाहिए इस सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में। तब क्या हुआ था, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसी को हम गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? कि उस एग्ज़ाम में क्या नाम है कि डायरेक्ट पूछ लेता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो वो है 23 मार्च 1931 ईस्वी की। 23 मार्च 1931 ईस्वी को राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई। पूना पैक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पूना पैक्ट को हम पूना एक्ट या पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये पैक्ट किसके बीच में हुआ था? ये समझौता जो हुआ है, पूना पैक्ट समझौता, वो 24 सितंबर, सॉरी ये से लिख गया है गलती से, एक सेकेंड, ये 24 सितंबर है। ठीक है, 24 सितंबर है। ठीक है, 24 से नहीं है, 24 सितंबर है 1931। ठीक है। तो 24 सितंबर 1931 को गांधी जी और अंबेडकर के मध्य में पूना एक्ट हुआ। पूना पैक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। सितंबर में, एक सेकंड, सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 1931 गांधी और अंबेडकर के मध्य में पूना पैक्ट समझौता हुआ। इसके बाद कराची अधिवेशन आ गया। ठीक है। कराची अधिवेशन क्या है? कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि गांधी जी को काले झंडे कहाँ पर दिखाए गए, कब दिखाए गए, तो वो है कराची अधिवेशन 1931। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना कब की गई? तो वो है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, हुई थी। क्रिप्स मिशन कब आया? तो क्रिप्स मिशन हमारा 22 मार्च 1942 ईस्वी को आया। भारत आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो वो है सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसके बाद आ गया इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। अब हमारा आ गया, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ, अब हमारा आ गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो वो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ था कि करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। ठीक है। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और एक चीज़ याद रखना, ये देखिए, ये एक फैक्ट है, ये एक सेकंड, ये वाला, हिटलर ने, देखिए कभी कभी पूछ देता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जो बोला गया था वो किसने बोला था? उपाधि एक है नेताजी जो बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो जो नेताजी की उपाधि वो किसने दी थी? तो नेताजी की जो उपाधि है वो हिटलर ने दी थी। जर्मनी का जो शासक था हिटलर ने नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी हिटलर ने। अब यहाँ पे पढ़ते हैं आगे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1946 ईस्वी को। 46 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत आया। इसके बाद पूछ सकता है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई?
संविधान सभा की पहली बैठक हमारी हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। फिर इसके बाद पूछ सकता है स्वतंत्रता दिवस, ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 भारत पाक विभाजन हुआ था, कानूनी तौर पे हो गया था। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। कि स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय, स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत स्वतंत्र हो गया, इसके भारत स्वतंत्र होने के बाद जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन हैं। इसके बाद अगर ये पूछ सकता है कि प्रथम भारतीय व अंतिम वायसराय कौन है, तो वो हैं सिराज गोपालाचारी। ठीक है। इसके बाद हमारा है कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन 1985, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो हुए थे हमारे, उसमें कांग्रेस अधिवेशन में से प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था? तो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो था वो हमारा 1885 का अधिवेशन था, वो बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो है व्योमचंद्र बनर्जी। इसके बाद अगर पूछ दिया जाए अंतिम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो था 1950 में नासिक में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन से थे? इसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसीलिए कांग्रेस अधिवेशन तो देखिए बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन हो गया, लाहौर अधिवेशन हो गया, तो ये सब बीच बीच में कई सारे अधिवेशन हैं। लेकिन कई सारे अधिवेशन ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही कम पूछता है या पूछता ही नहीं है, तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। ये प्रथम और अंतिम, हमेशा अंतिम अधिवेशन याद रखना। प्रथम अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ये सब मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे बेलगांव अधिवेशन गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, हैं। और क्या नाम है कि प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? व्योमचंद्र बनर्जी ने की थी। अंतिम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने अध्यक्षता की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आपका ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, और ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसकी जो PDF की जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा। अपने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, उसमें मैं डाल दूँगा। आप यहाँ से क्या नाम है कि डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं।